हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल ओजोन क्लासेस। मैं हूं आप लोगों का दोस्त विपिन कुमार शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स। सो बेसिकली जो जीन होता है उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आई एम गोइंग टू रिवाइज योर सेंट्रल डॉगमा कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो सेंट्रल डॉगमा को हम पहले रिवाइज कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जीन। ऑलराइट, सो लेट्स से दैट दिस इज द डीएनए and this is the whole genetic material of a living organism, let's say of humans. ये पूरा genetic material है एक पूरे सेल का। alright, so ये around 2.2 मीटर्स हुआ, हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके थे। so ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए है and we know very well that it contains a lot of genes. जब आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 30 to 40,000 genes are present over here. so let's say that this is a gene. नाउ हाउ विल यू डिफाइन इट? आप इस जीन को डिफाइन कैसे करेंगे? यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं, जीन इज द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का वो पर्टिकुलर पार्ट जो किसी चीज के लिए कोड करता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ जीन। फॉर एग्जांपल, दिस डीएनए विल फॉर्म डीएनए अगेन विद द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि हम डिटेल में कर चुके हैं। दिस कैन बी ट्रांसक्राइब्ड and with the help of transcription it will be converted into a messenger RNA or an RNA. okay, DNA से RNA बनाने के प्रोसेस को we used to call transcription, and after that this RNA is going to be converted into a polypeptide or it will be going to be converted into a protein. So from DNA to RNA, from RNA to protein, this process is called as translation, क्योंकि यहाँ पे एक भाषा दूसरी भाषा में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे आपकी जो भाषा थी वो क्या थी? डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर द लैंग्वेज वाज ATGC लैंग्वेज। These are the 4 alphabets which are used to constitute the whole DNA. पूरे डीएनए में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ATGC ही मिलेगा। When it comes to RNA, it will be AUGC. ये वो भाषा है जो आपकी आरएनए बोलता है। सो एटीजीसी और एयूजीसी तब भी समझ में आता है, these are comparatively compatible because both of these things are formed up of nitrogenous bases. So this is the language of nitrogenous bases, but here the language is different. Let's say here the G means glycine amino acid, the A means alanine amino acid, the V means valine amino acid, the T means your threonine and so on. ओके, सो इस तरीके से आपके 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं अब वो अपनी नई भाषा बनाएंगे। यानी ट्रांसलेशन में हम लोग क्या करते हैं, वी आर ट्रांसलेटिंग वन लैंग्वेज इनटू अनदर। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश इनटू रशियन, रशियन इनटू चाइनीज, सिमिलरली नाइट्रोजनस बेसिस इनटू अमीनो एसिड। दिस इज ट्रांसलेशन। ये जो पूरी स्कीम होती है इसे कहते हैं हम लोग सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा विच इज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। ओके, क्रिक साहब ने इसे दिया था। नाउ इस जीन की डेफिनेशन हमने बोला कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या मैं इसकी लेंथ को जस्टिफाई कर सकता हूं? क्या मैं ये बोल सकता हूं 200 बेस पेयर लंबा डीएनए आपका जीन होता है? इट इज नॉट करेक्ट। हो सकता है कोई 10 बेस पेयर का ही होता हो। जैसे कि आपका इंसुलिन है, इंसुलिन बनाने में समझ लो आपके लगे 21 अमीनो एसिड। एक चेन की मैं बात कर रहा हूं, 21 और 30 अमीनो एसिड थे, वी नो दैट वेरी वेल। तो जो 21 अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए आपको ट्रिपलेट कोडॉन चाहिए, यानी 3 नाइट्रोजनस बेसिस का जो सेट होता है वो मिलकर एक अमीनो एसिड बनाता है। तो यहाँ पे 21 अमीनो एसिड है, तो आप लोग कह सकते हैं 63 नाइट्रोजनस बेसिस के यहाँ पर कोडॉन्स थे। सो ये जो जीन होगा जो इस पर्टिकुलर पेप्टाइड के लिए कोड करेगा वो 63 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो 30 अमीनो एसिड है ये 90 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग था। मैं सिर्फ आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे स्टार्टिंग कोडॉन वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। उनके न्यूमेरिकल्स मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट हियर द लेंथ इज ओवरऑल लेस देन 200 बेस पेयर। दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस। एंड देयर आर सम जीन्स व्हिच आर वेरी ह्यूज। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड एज टाइटिन प्रोटीन। ओके, ये आप कहीं पे लिख सकते हो, ये बुक में नहीं है। Titin protein is the largest protein in the world. Titin इतना बड़ा है कि इसको कोड करने के लिए आपको लाखों नाइट्रोजनस बेसिस की कॉम्बिनेशन लग जाएगी। यानी कि
This is a particular protein that is coded by a gene which is several lakh base pair long, and these are some proteins which are coded by the sequences which are 60, 70, 80, 90 base pair long. So there is a difference. All right, you cannot justify by saying कि हाँ भाई 200 base pair जिसका size है उसे आप gene बोलेंगे. This is not the case. So that's why defining a gene is complicated. And when it comes to prokaryote and eukaryotes, it is even more complicated. मैंने आपको लैक ओपेरॉन इसीलिए पहले पढ़ाया था परसों की क्लास में, क्योंकि लैक ओपेरॉन का एक कंसेप्ट मैं यहां पर यूज करने वाला हूं. दैट इज कॉल्ड एज द मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट. आपने देखा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है, पीपी. पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपके बैक्टीरिया और बहुत ही लोअर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया वगैरह. पॉलीसिस्टोनिक मतलब पॉली मीन्स मोर देन वन एंड सिस्टोन का मतलब आप लोग कह सकते हैं सेगमेंट. लेकिन यहां पर क्या होता है, मोर देन वन सेगमेंट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल स्विच. आपने लैक ओपेरॉन में क्या किया था, आपने एक सिंगल स्विच दबाया और उससे ZYA तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स जो थे तीनों एक्सप्रेस हो गए थे. इसने बना दिया था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसने बना दिया था परमिएज, इसने बना दिया था ट्रांस एसिटाइलेज. All these three genes are regulated, their activity is regulated just by a single switch. That's why it is called as polycistronic arrangement. यानी यहां पे polycistrons are regulated with the help of a single switch. यहां पे सिंगल प्रमोटर था, सिंगल रेगुलेटरी सीक्वेंस था, और उसके बेसिस पर तीनों के तीनों जो आपके जीन्स थे वो एक्सप्रेस हो गए. सिमिलरली अगर आप ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की बात करें तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में A, B, C, D, E जीन रहते हैं, और ये पांचों स्ट्रक्चरल जीन भी आपके एक स्विच से कंट्रोल होते हैं. सो इफ यू हैव kept the switch on, all of these will express together, and if you have kept the switch off, all of these will be shut down. All right, so this is polycistronic arrangement. यहां पर मोनोसिस्टोनिक अरेंजमेंट होती है in case of eukaryotes. So this is quite active in eukaryotes, where mono means one, cistron means segment. So basically आपका जो कोडिंग सेगमेंट है उसे आप लोग, और सिस्टोन पर्टिकुलरली किसे बोल रहे हैं हम लोग, सिस्टोन ऐसा जीन है जो प्रोटीन बना के ही छोड़ेगा. देयर आर सम जीन सेगमेंट्स जो प्रोटीन नहीं भी बनाते. फॉर एग्जांपल आपका टीआरएनए, आपका टीआरएनए प्रोटीन थोड़ी है, ट्रांसफर आरएनए है, और उसका काम वही है. इट इज नॉट ट्रांसलेटेड टू द प्रोटीन, वो आरएनए बन के रुक जाता है क्योंकि उसका काम भी वही है, ट्रांसफर करने का. फॉर एग्जांपल योर आरआरएनए का कैटालिटिक रोल है, स्ट्रक्चरल रोल है, तो उतना करके रुक जाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा ही क्यों जब इसका काम एज आरएनए है. समझ लो. तो यहां पे जो टीआरएनए आरआरएनए बनते हैं ये आरएनए फॉर्म में ही रुक जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ट्रांसलेटेड फर्दर, बिकॉज ये ऑलरेडी अपने फाइनल फॉर्म में आ चुके हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द कोडिंग सेगमेंट्स, जब आपको पॉलीपेप्टाइड बनानी है, प्रोटीन बनानी है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को आप लोग बोलेंगे सिस्ट्रॉन, जो कि आखिरी एक्सप्रेशन प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, और तब रुक रहा है. ओके, सो ये जो सिस्ट्रॉन्स होते हैं दे कैन बी रेगुलेटेड इन पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैनर, जहां पे बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स एक स्विच से रेगुलेट होते हैं, एंड दे कैन बी मोनोसिस्ट्रॉनिक इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, एक जीन के लिए एक स्विच. हर जीन के पास जो है अपना खुद का रेगुलेटर और प्रमोटरी सीक्वेंस होगा, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होंगे. ओके, और यहां पे क्या होगा, एक रेगुलेटर, एक प्रमोटर, और उसके बाद जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होंगे ये साथ साथ एक साथ रेगुलेट हो जाएंगे, ये एक साथ एक्सप्रेस या फिर शट डाउन होंगे. ओके, सो यहां पर जो है इस तरीके का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है. नाउ देयर इज अ वर्ड स्प्लिट जीन अरेंजमेंट एंड नॉन स्प्लिट जीन अरेंजमेंट. स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में कट जाना, टुकड़ों में फट जाना, बट जाना. ओके, सो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यूकैरियोट्स का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जेनेटिक मटेरियल. यहां पर जो आपके बेसिकली जीन्स रहते हैं उनके बीच में कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं. फॉर एग्जांपल दिस ग्रीन वन आर कोडिंग, क्योंकि इसलिए मैं इनको ग्रीन से बना रहा हूं, ये आगे चल के कोड करेंगे. और ये इंटरप्टेड सीक्वेंसेस होते हैं. इंटरप्टेड मतलब इनके बीच में कोई आके जो है उंगली कर रहा है. ओके, और वो जो उंगली करने वाले जीन्स हैं दे आर बेसिकली the non-coding sequences which are shown in red. Non-coding
sequences. Alright, so this green one is called as exon, जिसको आप लोग बोलते हो कोडिंग सीक्वेंस, या आगे चल के प्रोटीन बनाएगा. बट दिस रेड वन आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, जिन्हें आप लोग बोलते हो इंट्रॉन. ये आगे चल के कुछ नहीं बनाता. दिस डजंट कोड फॉर एनीथिंग. सो व्हाट यू नीड टू लुक आफ्टर ओवर हियर, आपको यहां पे सिर्फ ये समझना है कि यूकैरियोट्स में इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि यहां पर आपके जो यूकैरियोटिक जीन है उसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स एक के बाद एक अल्टरनेटिव मैनर में प्रेजेंट होते हैं. जो इंट्रॉन होते हैं ये इन्हें इंटरप्ट करते हैं, और एक्सॉन जो है ये मेन कोडिंग सेगमेंट है. तो अब तो जीन की डेफिनेशन देना और मुश्किल हो गया. इसीलिए जब आपकी ट्रांसक्रिप्शन खत्म होती है, आपका जो आरएनए बनता है इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और उसके बाद जो आपका बनता है इसे कहा जाता है प्रोसेस्ड एमआरएनए. सिंस आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इट डजंट रिक्वायर द थिंग्स व्हिच आर नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग. जो चीजें कोड ही नहीं कर रही इनको आपको भगाना होता है. सो प्रोसेसिंग में क्या होगा, जब लेट्स से ये पर्टिकुलर जीन जो है ये आपका प्रोसेस हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, सो ये लाल वाले जो रीजन है दोस्तों ये रिमूव हो जाएंगे, और आपका बचेगा क्या, आपका छोटा रीजन बचेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रीन रीजन्स हैं. दिस विल बी कॉल्ड एज द प्रोसेस्ड एमआरएनए, और यहां पर सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे बिकॉज वी रिक्वायर ओनली द कोडिंग सेगमेंट जो आगे चल के प्रोटीन बना सके. जब नॉन कोडिंग प्रोटीन ही नहीं बना रहा तो हमें कोई जरूरत है ही नहीं. यहां पर एक प्रोसेस होती है दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग, SPLICING, स्प्लाइसिंग. और स्प्लाइसिंग इज आल्सो कॉल्ड एज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स. So these introns or these non-coding segments are removed with the help of splicing procedure, and basically ये हटा दिए जाते हैं जिससे सिर्फ फंक्शनल सेगमेंट आपके पास बचे, प्रोसेस्ड सेगमेंट आपके पास बचे. So this is called as the split gene arrangement. पॉलीसिस्टोनिक यानी कि प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा कुछ लोचा नहीं होता, बिल्कुल सीधा सीधा सरल साधारण जीन है, और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं ग्रीन कलर के, जिन्हें आप एक्सॉन बोलते हो. दे आर अनइंटरप्टेड, इनके बीच में कोई इंट्रॉन नहीं होते, सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं. सो इसलिए आप इन्हें बोलते हो अनइंटरप्टेड सेगमेंट और नॉन स्प्लिटेड सेगमेंट. ये स्प्लिट नहीं हुए होते. ओके, तो एक बार चीजें देख लेते हैं. जो आपका जीन होता है दोस्तों ये फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी ये एक ऐसी चीज है जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी और अपना फंक्शन शो करेगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गॉट द जीन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम माई पेरेंट्स, देन दैट इंसुलिन जीन विल एक्सप्रेस इन माई बॉडी. वो इंसुलिन जीन मेरी बॉडी में एक्सप्रेस करेगा, एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू मेक द इंसुलिन प्रोटीन इन माई बॉडी. सो जो फंक्शन है वो जीन की वजह से है, जो कि इनहेरिट होकर आया है मेरे माता पिता से मेरे पास. ओके, सो अब जो जीन होता है इसको क्लासिफाई करना या फिर डिमार्केट करना इतना आसान नहीं है. तो आपने क्या किया, सिस्ट्रॉन को समझ लिया. नाउ सिस्ट्रॉन वो चीज है जो आगे चल के पॉलीपेप्टाइड बनाएगी. और अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देखें तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या थे, आपके प्रमोटर सीक्वेंसेस थे, आपके टर्मिनेटर सीक्वेंसेस थे, और इनके बीच में प्रेजेंट थे आपका ये स्ट्रक्चरल जीन. लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं. सो जो स्ट्रक्चरल जीन है दोस्तों ये आपका कोड करेगा ना. स्ट्रक्चरल जीन आगे चल के प्रोटीन बनाएगा. ये तो इनिशिएटर और टर्मिनेटर जो है ये आपके प्रमोटर और टर्मिनेटर, ये तो बेसिकली रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं. सो यहां पर क्या होगा, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक ये सिस्टोन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इन व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर एंड व्हाट इज देयर अरेंजमेंट. ऑलराइट, सो स्ट्रक्चरल जीन इस तरीके के हो सकते हैं. नाउ ये जो आपके प्रमोटर प्रेजेंट होते हैं, ये जो आपके रेगुलेटरी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ बार इनको क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है. यूजुअली ये क्या होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, प्रमोटर सीक्वेंसेस. रेगुलेटरी सीक्वेंसेस कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं, कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि जिन पे बेसिकली अटैचमेंट होती है. प्रमोटर सीक्वेंसेस पे आपका पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड करता है, ये हम सीख चुके हैं लैकोपेरॉन में. सो ये जो चीजें हैं कुछ सिंथेसाइज नहीं करती, ये कोई प्रोटीन नहीं बना रही है, बट स्टिल दे आर समटाइम्स कॉल्ड एज जीन. इनको काफी बार जीन बोला जाता है. सो समटाइम्स दिस रेगुलेटरी सीक्वेंस इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी जीन. समटाइम्स दिस प्रमोटर सीक्वेंस इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीन, क्योंकि इनका रोल है रेगुलेशन प्रोसेस में. सो रेगुलेटर्स को काफी बार आप रेगुलेटरी जीन भी बोलते हो.
ओके कि दिस रेगुलेटरी जीन इज आल्सो हेल्पिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्ट्रॉनिक सेगमेंट। ऐसे इस तरीके की स्टेटमेंट आपको काफी बार बुक में देखने को मिलेगी। दे आर नॉट एक्चुअली जीन्स बिकॉज दे आर नॉट सिंथेसाइजिंग एनी प्रोटीन, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस ऑन विच different kind of proteins bind to regulate the process of transcription, translation, and that's why it becomes very important to get through them. All right, so gene की definition I hope आपको समझ में आई होगी। tRNA और rRNA बनके काफी बार चीजें रुक जाती हैं, उनको आप सिस्ट्रॉन्स में काउंट नहीं करते। सिस्ट्रॉन इज समथिंग जो प्रोटीन पर जाके ही रुके, और एक्सप्रेशन आप दोनों को कह सकते हो। अगर वो आरएनए बना रहा है तो भी आप उसे एक्सप्रेशन बोलोगे क्योंकि डीएनए से आगे आ चुका है वो। अगर वो प्रोटीन बना रहा है तो भी आप उसे एक्सप्रेशन बोलोगे। एंड आई थिंक दैट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर बिकॉज हम ऑलरेडी लैक ऑपेरॉन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाला टॉपिक कर चुके हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई देन डू मेक श्योर कि आप जो है लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बिकॉज आई एम कंसिस्टेंटली मेकिंग वीडियोस एंड यू आर अप्रिशिएटिंग दैट एज वेल। वन शॉट बनाने में काफी टाइम लग रहा है, सो इस वजह से बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं आ पा रही, बट जितनी भी वीडियोस आ रही है दे आर क्वालिटी वीडियोस बिकॉज आई एम क्वाइट फोकसिंग ऑन बोर्ड एग्जामिनेशंस टिल 14th। जब तक अपना बायोलॉजी पेपर नहीं हो जाता तो तब तक हम लोग कोशिश करेंगे वन शॉट या फिर कुछ ऐसी रिवीजन वीडियोस लाई जाए जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो इसी तरीके की वीडियोस लाई जा रही है कि अगर एक वीडियो 1 घंटे 18 मिनट की है तो आपके 1 घंटे 17 मिनट यूटिलाइज हो जाए, बीच में हम लोग कोई बात ना करें, सिर्फ स्टार्टिंग में 10 सेकंड का इंट्रो और एंड में 10 सेकंड का इंट्रो, दैट्स इट। और वो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ओके, सो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए मुझसे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।